राजनीति ये सिर्फ चुनाव जीतने का विज्ञान नहीं है, असल में ये शासन करने की कला है। और शासन की शुरुआत होती है सुनने से। आज हम बागली विधानसभा क्षेत्र के जरिए इसी बात को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे 25 साल पुराने एक राजनीतिक किले की नींव जमीनी हकीकत और डेटा के सही विश्लेषण से हिलाई जा सकती है। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बल्कि एक ऐसे खाके की है जो दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे ऊपर होती है। यह है बागली, मध्य प्रदेश की जमीन का एक हिस्सा। पहली नजर में देखें तो ये किसी भी दूसरे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जैसा ही लगता है, लेकिन हमारे लिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए, ये एक प्रयोगशाला है। एक ऐसा रणक्षेत्र जहां एक ही राजनीतिक ताकत का दबदबा दशकों तक बना रहा। हम इसे एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि राजनीतिक जड़ता को आखिर तोड़ा कैसे जाता है। 25 साल, सोचिए, एक पूरी पीढ़ी। 1998 के बाद से कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता में लौटी ही नहीं पाई थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उतना समय है जितने में एक पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम अपनी जड़ें जमा लेता है। इसका मतलब है कि सत्ताधारी दल की पकड़ हर गांव, हर पंचायत, हर सहकारी समिति तक पहुंच चुकी है। ऐसे गढ़ को चुनौती देना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक रणनीति की मांग करता है। तो सवाल यही उठता है, एक मजबूत स्थापित किले को चुनौती दी तो दी कैसे जाए? जब वोटर किसी एक पार्टी के साथ भावनात्मक और व्यवस्थागत रूप से जुड़ चुके हों, तो फिर बदलाव की गुंजाइश कहां से पैदा होती है? इसका जवाब देखिए, नारों में नहीं होता, बल्कि जमीन की नब्ज को पकड़ने में छुपा होता है। ये एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाने के लिए धीरज, डेटा और गहरी समझ तीनों की जरूरत पड़ती है। हर किला, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, उसमें दरारें जरूर होती हैं, और हमारा काम उन्हीं दरारों को खोजना है। बागली के राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए हमें सत्ता के नीचे देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि क्या सत्ता का इतना लंबा कार्यकाल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है, या फिर उसने खामोश असंतोष को जन्म दिया है। तो चलिए पहले इस क्षेत्र की कुछ बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ का नेतृत्व और यहाँ के मुद्दे सीधे सीधे आदिवासी समुदाय के जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ की 89% आबादी ग्रामीण है, जिसका मतलब है कि उनकी चिंताएं खेती, जंगल, पानी और रोजमर्रा की जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती हैं। और हाँ, 83% से ज्यादा का मतदान प्रतिशत ये बताता है कि यहाँ के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर बहुत सजग हैं। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। अब चलिए जरा सतह के नीचे उतरते हैं और आंकड़ों की दुनिया में झांकते हैं। अक्सर राजनीतिक बदलाव की आहट सबसे पहले वोटिंग पैटर्न में ही सुनाई देती है। ये एक तरह से पॉलिटिकल जियोलॉजी जैसा है, जहां छोटे छोटे आंकड़े आने वाले बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। डेटा हमें एक कहानी सुनाता है, बस शर्त यह है कि हम उसे ध्यान से सुनें। और यहीं हमें पहली दरार दिखाई देती है। देखिए, 2013 में भाजपा का वोट शेयर लगभग 64% के शिखर पर था। ये एक जबरदस्त जनादेश था, लेकिन एक दशक बाद 2023 में ये घटकर 50% पर आ गया। ये जो 14% की गिरावट है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक धीमी लेकिन लगातार हो रही कटाव की प्रक्रिया है। ये बता रहा था कि वोटरों का एक हिस्सा धीरे धीरे पार्टी से दूर जा रहा था। और जहां एक तरफ ये कटाव हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ नया बन भी रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर इसी समय में करीब 40% से बढ़कर 46% से ज्यादा हो गया। ये दोनों चार्ट्स अगर आप एक साथ देखें तो एक ही कहानी कहते हैं कि मुकाबला लगातार कड़ा होता जा रहा था। जीत और हार का फासला कम हो रहा था, मतलब किला अब उतना अभेद्य नहीं रहा था। तो ये वोटर हैं कौन जिनके मन बदल रहे थे? 52% आदिवासी, 11.5% अनुसूचित जाति। ये वो समुदाय हैं जो अक्सर विकास की मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं। उनकी आकांक्षाएं बहुत बुनियादी हैं: सम्मान, सुरक्षा और रोजी रोटी के बेहतर अवसर। किसी भी राजनीतिक रणनीति को सफल होने के लिए इन लोगों के दिलों तक पहुंचना सबसे जरूरी है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बहुत जरूरी हो जाते हैं। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान, उनकी आवाज को सुनना, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ये सिर्फ वोट मांगने का अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार संवाद स्थापित करने का कर्तव्य भी है। आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, इसे जानने के लिए हमें गांव की पगडंडियों पर उतरना ही पड़ता है। हमें उन आवाजों को सुनना पड़ता है जो अक्सर राजधानी की ऊंची इमारतों तक नहीं पहुंच पाती। डेटा के पीछे छिपी हुई असली मानवीय शिकायतों को समझना ही असली काम है। और वहां से एक आवाज उठती है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लोकतांत्रिक धैर्य की आखिरी सीमा है।
ये उस नागरिक का अल्टीमेटम है जिसने सालों तक इंतजार किया, अर्जियां दी और हर बार उसे केवल आश्वासन ही मिला। जब व्यवस्था उनकी एक बुनियादी जरूरत को पूरा करने में नाकाम रहती है तो वो अपने सबसे शक्तिशाली हथियार यानी अपने वोट का इस्तेमाल करने की चेतावनी देते हैं। इसे आप शिकायतों का एक हीट मैप समझिए। ये हमें दिखाता है कि आखिर असंतोष की आग कहां और क्यों सुलग रही थी। चापड़ा गांव में पीने के पानी का संकट था। बीट गांव में आजादी के इतने सालों बाद भी 72 आदिवासी परिवार बिना बिजली के रह रहे थे। अंदरूनी बस्तियों तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थीं। और सबसे बड़ी चिंता आजीविका, वनोपज की सही कीमत नहीं मिलना और युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी। ये वो दरारें थीं जो किले को अंदर से खोखला कर रही थीं। अच्छा, अब एक रणनीतिकार का काम शुरू होता है। देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं, घटते वोट शेयर का डेटा और बढ़ती हुई शिकायतों की एक लिस्ट। अब इन दोनों को जोड़कर एक असरदार अभियान की संरचना कैसे की जाए, यहीं से एक एक्शन प्लान का जन्म होता है, जो सिर्फ हवाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों और जमीनी हकीकत पर आधारित होता है। इस रणनीति को एक नाम दिया गया चतुर्मुख सिद्धांत। सोचिए, ये एक ऐसा ढांचा है जो अभियान को 4 अलग-अलग दिशाओं से लेकिन एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। इसका मकसद एक ऐसी कहानी बनाना है जो वोटरों के हर वर्ग से जुड़े, उनकी हर चिंता का जवाब दे और उन्हें एक बेहतर भविष्य का यकीन दिलाए। तो ये 4 मुख थे क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, पार्टी मुख। यहां पार्टी को आदिवासी समुदाय के सच्चे हितैषी के रूप में पेश किया गया। दूसरा, उम्मीदवार मुख। यहां उम्मीदवार को एक साफ सुथरी छवि वाले, कानून का राज स्थापित करने वाले व्यक्ति के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। तीसरा, विपक्ष मुख। यहां डेटा का इस्तेमाल करके इस भ्रम को तोड़ा गया कि भाजपा की जीत तो तय ही है। और चौथा और सबसे जरूरी, मुद्दा मुख। पूरे अभियान का केंद्र बिंदु लोगों की असल समस्याएं थीं, पानी, बिजली, सड़क और रोजगार। अब जरा उम्मीदवारों के चयन की रणनीति पर गौर कीजिए। कांग्रेस ने गोपाल भोसले को चुना, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे। उनकी साफ छवि और कानून व्यवस्था का अनुभव एक ताजगी का एहसास देता था। वहीं भाजपा के मुरली भवरा सत्ता में तो थे, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर उनका कमजोर रिकॉर्ड और वोटरों में उनके प्रति एक थकान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये एक क्लासिक इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की लड़ाई बन गई। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े नतीजे पर लेकर आता है। ये कहानी आप देखिए सिर्फ बागली की नहीं है, ये एक उत्तरदायी, एक रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी के खाके की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे डेटा का सही इस्तेमाल, लोगों की गरिमा का सम्मान और शासन करने की सच्ची मंशा मिलकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। तो बागली से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये है कि आज के दौर के चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं जीते जाते, वो जीते जाते हैं लोगों की शिकायतों को एक सिस्टम के तहत सुनने से, उनकी समस्याओं को लिस्ट करने से और फिर उन्हें हल करने का एक भरोसेमंद रोड मैप पेश करने से। सुनना, समझना और फिर समाधान देना, यही सही क्रम है। और हाँ, ये रणनीति सिर्फ कागजों पर नहीं थी, इसे बाकायदा जमीन पर उतारा गया। कैसे? एक 90 दिन की कैंपेन लैडर बनाकर। हर दिन का, हर हफ्ते का एक लक्ष्य था। 90 दिन पहले मुद्दों पर अभियान शुरू हुआ, 60 दिन पहले गांव-गांव तक पहुंच बढ़ाई गई, 30 दिन पहले सत्ताधारी की नाकामियों को सामने रखा गया और आखिर में वोटिंग के दिन हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। यह डेटा इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि डेटा का इस्तेमाल वो सिर्फ चुनाव जीतने का कोई टूल नहीं है। इसका असली मकसद है समझना, जनता को समझना, उनकी जरूरतों को समझना और फिर उस समझ का इस्तेमाल बेहतर शासन देने के लिए करना। और यहीं पर डेटा प्राइवेसी और सहमति जैसे मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं। भारत की डीपीडीपी कानून के तहत भी नागरिकों की जानकारी का सम्मान और उनकी सहमति सर्वोपरि है। एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया डेटा का इस्तेमाल लोगों को सशक्त बनाने के लिए करती है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। तो आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या डेटा और टेक्नोलॉजी सच में एक आम नागरिक की शिकायत और एक नेता के वादे के बीच की खाई को पाट सकते हैं? बागली का अनुभव एक सकारात्मक संकेत तो देता है, लेकिन इसका अंतिम जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य कैसे आकार लेता है, उसी में छिपा है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम डेटा को सिर्फ एक हथियार के रूप में देखते हैं या शासन में सुधार के एक अवसर के रूप में।